सभी बच्चों को स्वागत है। वेलकम। आज का हमारा टॉपिक निश्चित रूप से सबसे पहला टॉपिक ये होने जा रहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न उपाय अपनाए जा रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उनकी ताज़ा तरीन कड़ी में आरबीआई ने अभी कुछ फिर से नए उपायों की घोषणा की है और हम लोग सबसे पहले उन्हीं की समीक्षा करेंगे कि क्या क्या घोषणाएं की गई हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और इनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रेपो रेट है वो 40 बेसिक पॉइंट्स घटा करके 4.4% से 4% कर दिया गया है। सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट ये एक्चुअली जब भी कोई बैंक किसी बेहद इमरजेंसी की सिचुएशन में बेहद कम समय के लिए, ओवरनाइट या एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो 1-2 दिन के लिए या ओवरनाइट जब कोई लोन लेता है रिजर्व बैंक से, तो जो भी किसी देश का सेंट्रल बैंक होता है, जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब वो लोन लेता है तो किस रेट पर लेता है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वो लोन लेता है तो उसी के साथ ही साथ वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको प्लेज करता है, और जब प्लेज करता है तो उसी समय उनको रीपर्चेज के लिए भी वो ऑर्डर कर देता है। अर्थात वो जो सिक्योरिटीज़ प्लेज की जाती हैं उनके साथ ही ये भी निर्धारित हो जाता है कि ये सिक्योरिटीज़ वापस कब ली जाएंगी और इसके बदले में कितना पैसा अभी इनको दिया जा रहा है और ये कितना पैसा लौटाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि रीपर्चेज ऑर्डर के साइन होने के साथ ही वो लोन दिया जाता है, इसलिए इसको रेपो रेट कहते हैं, रीपर्चेज ऑर्डर रेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके कम होने का प्रभाव ये पड़ता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाएगा तो निश्चित रूप से लोन लेना अधिक सरल हो जाता है, और लोन लेने के अधिक सरल होने के कारण मार्केट में धन की आमद बैंक के पास अगर ज़्यादा होगी तो पब्लिक के पास भी वो धन की आमद ज़्यादा हो जाती है। तो पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि 4.4 से घटा करके इसको 4% कर दिया गया है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी यानी धन की आमद बढ़ेगी। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ को और बैंक रेट को ये 4.65% से घटा करके 4.25% कर दिया गया है। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है और कैसे ये बैंक से जो बैंक रेट है यानी बैंक लोन लिया जाता है उससे कैसे अलग है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये भी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन बैंक द्वारा रिजर्व बैंक से लोन लिया जाता है। जैसे हमने देखा था कि रेपो के संदर्भ में ये था कि एक बहुत अल्पकाल के लिए, ओवरनाइट हो सकता था या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, इस तरह से अगर बैंक इमरजेंसी सिचुएशंस में लोन लेता है तो उसको हम लोग रेपो रेट के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा अधिक समय मिलता है, 2, 4, 6 दिन या कभी कभी 1 सप्ताह तक का हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसकी विशेषता ये होती है कि ये अपेक्षाकृत कुछ अधिक समय के लिए होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि बैंक जब लेता है लोन, बैंक लोन, तो वो बैंक रेट पर लेता है रिजर्व बैंक से, और ये जो रिजर्व बैंक से वो बैंक दर पे लेता है वो वही होती है प्रायः जो एमएसएफ की होती है यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की होती है। अच्छा, कोई भी बैंक जो है वो इमरजेंसी सिचुएशंस में जब रिजर्व बैंक से लोन लेता है एमएसएफ के अंतर्गत, तो वो अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का 1% तक लोन ले सकता है। अब ये जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ हैं इनके 1% तक लेने का मतलब ये है कि जो उसकी तत्कालिक आवश्यकताएं हैं उनका 1% वो रिजर्व बैंक से लोन ले सकता है। और ये जो प्रोविजंस किए गए हैं ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत किए गए हैं। ये जो एलएएफ है ये नरसिंघा कमेटी 1998 में गठित की गई थी बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंतर्गत, और उसने एक सुझाव दिया था कि बैंकों को इमरजेंसी सिचुएशंस को मीट आउट करने के लिए इस प्रकार की कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, और यही जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है इसी के अंतर्गत ये रेपो और रिवर्स रेपो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आदि की व्यवस्था की गई थी।
तो यहाँ पर हम लोग दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, दूसरी चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी घटा करके 3.75% से 3.35% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो का अर्थ होता है कि जब रिजर्व बैंक मार्केट में लिक्विडिटी को कम करने के लिए बैंकों से पैसा लेता है तो वो उसको जो ब्याज दर देता है उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको घटाया गया है, 3.75% से घटा करके 3.35% कर दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि स्टेट्स को, राज्यों को जो कंसोलिडेट सिंकिंग फंड है, तो कंसोलिडेट सिंकिंग फंड से अधिक धन निकालने की अनुमति दे दी गई है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉरपोरेट सिंकिंग फंड, ये जो कंसोलिडेट सिंकिंग फंड है ये कैसे है। तो एक्चुअली ये हर राज्य को रिजर्व बैंक के साथ एक कंसोलिडेट सिंकिंग फंड रखना पड़ता है जो उसके ऊपर मार्केट लायबिलिटीज़ हैं। जो भी किसी राज्य ने मार्केट से लोन ले रखा है उस लोन के संदर्भ में उसको रिजर्व बैंक के पास एक रनिंग फंड रखना पड़ता है। और ये जो उनका पब्लिक अकाउंट फंड है उससे अलग होता है, कंसोलिडेट स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उससे अलग होता है। ये एक अलग जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है ये केवल लोन की, जो मार्केट लोन है उसकी लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए होता है। और जितनी जो है मार्केट की लोन लायबिलिटी होती है उसका 1% से 3% तक प्रतिवर्ष बैंक में उस यानी कंसोलिडेटेड जो सिंकिंग फंड है उसमें स्टेट को जमा करना होता है। और ये जो फंड है ये आरबीआई के अकाउंट सेक्शन द्वारा मेंटेन किया जाता है। और जो इनका अकाउंट्स सेक्शन नागपुर में होता है, नागपुर आरबीआई द्वारा, वहाँ से ये मैनेज होता है। तो कोई भी जो स्टेट होता है वो अपने सिंकिंग फंड में वो पैसा डालता है, 1% से 3% जो उसके ऊपर लोन लायबिलिटीज़ हैं, और उससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो उस लोन को अदा करता है। इसमें जो है आपका जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड है उसकी लायबिलिटी भी शामिल है, या राज्य द्वारा किसी बैंक से जो लिया जाता है फंड वो भी शामिल है। और जो किसी भी प्रकार से एनएससी के रूप में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जारी करके जो राज्य द्वारा पैसे लिए जाते हैं जनता से, या किसान विकास पत्र, या जो हम लोग देखते हैं पहले हुआ करता था इंदिरा विकास पत्र, तो इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, बचत योजनाएं, ये नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में जाती हैं और उस नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से सभी राज्य उधार ले सकते हैं। तो ये राज्यों के ऊपर एक लोन लायबिलिटी होती है, उसी को अदा करने के लिए सिंकिंग फंड बनाया जाता है। अच्छा, 1999 में 1999-2000 में पहले केवल 11 राज्यों के लिए इसको अनिवार्य किया गया था रिजर्व बैंक द्वारा। और ये राज्य थे, आंध्र प्रदेश था, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य थे जिनके लिए इसको अनिवार्य किया गया था। इन 11 राज्यों को 1999-2000 में अनिवार्य किया गया था। लेकिन फिर जो 12वां वित्त आयोग था उसके द्वारा ये सभी राज्यों को लिए अनिवार्य कर दिया गया। और सन 2005-2010 ये हमारे 12वें वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। तो इस कार्यकाल के दौरान ये अनिवार्य कर दिया गया कि सभी राज्यों को एक अपना सिंकिंग फंड, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड रखना होगा जिसमें वो अपनी लायबिलिटी का 1 से 3% तक डालेंगे और जिसका मैनेजमेंट आरबीआई द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य उससे कभी उधार भी ले सकते हैं, तो उससे अधिक धन निकालने की अनुमति वर्तमान समय में आरबीआई द्वारा दी गई है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाया जा सके। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा कुछ और उपाय भी किए गए हैं। जैसे ये स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी ये 15,000 करोड़ की सिडबी को दी गई है, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ रुपए की रीफाइनेंस सुविधा दी गई है। अर्थात वो जो है जब इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करेंगे तो उसको वो रीफाइनेंस रिजर्व बैंक द्वारा करवा सकते हैं। तो एक 15,000 करोड़ की ये सहायता और 15,000 करोड़ रुपए ही लाइन ऑफ क्रेडिट दिए गए हैं एग्जिम बैंक को।
जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है ये हमारे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको सहायता प्रदान करता है। ये एक्चुअली ये भी एलसी ही प्रदान करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट। जब हमारे यहाँ कोई एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट करने पे उसको जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें समय लगता है, 2, ढाई, 3 महीना या कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक उस व्यक्ति का पेमेंट कर देता है और जब विदेश से उसको वो पेमेंट प्राप्त हो जाता है तो वो उसके खाते में एडजस्ट कर लेता है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक्सपोर्ट के संदर्भ में। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि 15,000 करोड़ रुपए इसको भी दिए गए हैं ताकि जो है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया गया है। सामान्य तौर पर कोई भी बैंक किसी एक कारपोरेट ग्रुप को 25% से अधिक लोन नहीं दे सकता। यानी जो भी उसके पास बैंक की एलिजिबल कैपिटल है, यानी जितना वो लोन दे सकता है, उस लोन का 25% से अधिक वो किसी एक कारपोरेट ग्रुप का नहीं दे सकता। सपोज किसी बैंक की क्षमता 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये में फिर वो केवल 2,500 रुपये ही एक ग्रुप को दे सकता है, इससे अधिक नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यदि वो ग्रुप डूब भी जाए तो बैंक की पूरी पूंजी ना डूब सके। तो यहाँ पर इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है और अब इस लिमिट को बढ़ा करके 30% कर दिया गया है। यानी अब बैंक किसी एक कॉरपोरेट ग्रुप को 30% तक अपनी टोटल एलिजिबल पूंजी का लोन दे सकता है। तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि ये कुछ इस प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को विशेष बढ़ोतरी दी जा सके। तो ये हमारी पहला विषय था जिसमें हम लोगों ने देखा कि आरबीआई ने कौन कौन से उपाय अपनाए हैं ताकि जो है अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। अब हम लोग दूसरे विषय पे आते हैं और दूसरा विषय अपने संबंधित है एक मणिपुर में एक एनजीओ है और उस एनजीओ का नाम है खुडोल। तो ये जो खुडोल नाम का एनजीओ है इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशेष दूत हैं, युवा मामलों के विशेष दूत जयथमा विक्रम नाइके, तो जयथमा विक्रम नाइके इनके द्वारा 10 ऐसे विशिष्ट समूहों में सूचीबद्ध किया गया है जो कोविड-19 से लड़ने में समेकित लड़ाई में विशेष स्थान रखते हैं। यानी समावेकित या समेकित लड़ाई या समावेशित लड़ाई कोविड-19 के विरुद्ध का अर्थ क्या है कि जो हमारी लड़ाई है कोविड-19 से, जो हमारा संघर्ष है कोविड-19 के खिलाफ, उसमें हम सभी को साथ लेके चल पा रहे हैं कि नहीं। जैसे हम देखते हैं कि जब हमने लॉकडाउन की घोषणा की गई या अन्य चीज़ें हुई तो हमारे कुछ ऐसे वर्ग थे जो उस लड़ाई में उतने सक्षम नहीं थे जितने कि बाकी अन्य लोग थे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं और ये एक संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में जो हमारे बीमार लोग हैं, खास करके HIV से पीड़ित लोग हैं, या जो दैनिक कर्मचारी हैं या जो दैनिक श्रमिक हैं, इसके अलावा जैसे भिखारी वर्ग के लोग हैं, या हम देखते हैं कि सेक्स वर्कर्स हैं, या बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है। इसी तरह से LGBTQ कम्युनिटी के जो उपेक्षित लोग हैं, जो समाज द्वारा तिरस्कृत लोग हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस संघर्ष में कहीं अलग छूट जाते हैं। तो ये जो खुडोल नाम का संगठन है ये एक्चुअली एक अल आम या आल नाम का एक NGO है। उसका ये क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है, उसकी एक पहल है और ये सदाम हंज बाम द्वारा स्थापित किया गया है। और इसने जो है इस वर्ग के लोगों के लिए, ये जो उपेक्षित वर्ग के लोगों के लिए है, इसके लिए इन्होंने फूड, शेल्टर, हाइजीन और हेल्थ इनकी व्यवस्था की, अर्थात उनके लिए आश्रय स्थलों का निर्माण कराया। इसके अलावा उनके लिए जो है भोजन की व्यवस्था करवाई, उनके लिए हाइजीन की स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाएं करवाई और उनके हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की व्यवस्था करवाई। तो इस प्रकार से इस संगठन ने मणिपुर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सभी को साथ लेकर के
चलने के संदर्भ में। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव के विशेष दूत, युवा मामलों के विशेष दूत हैं जैथमा विक्रमा नाइके, उनके द्वारा 10 ऐसे संगठनों में इसको सूचीबद्ध किया गया है जो कोविड-19 यानी कि कोरोना से संघर्ष में समेकित लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इसके अलावा इसके द्वारा, इस संगठन द्वारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया है, वो ये है कि सरकार के साथ, मणिपुरी सरकार के साथ सहयोग करके इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग क्वारंटाइन स्थलों की व्यवस्था करवाई। प्रायः क्या होता है कि जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उनको पुरुषों के साथ ही क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जिससे उनके सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये संगठन खुडोल जो संगठन है, इसने सरकार के साथ तारतम्य बैठाया और सरकार को इस बात के लिए राजी किया कि वो ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था करे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो या आल करके संगठन है और इसने जो खुडोल नाम का ये अभियान चलाया, इससे ट्रांसजेंडर्स को भी ये लाभ मिला। तो LGBTQ कम्युनिटी को शामिल करने के लिए साथ में इनको ये प्रशंसा की गई है। अब हम लोग देखते हैं, तीसरा विषय है, ये नासा का एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग अनीता के नाम से जानते हैं, और अनीता का अर्थ है अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। तो ये अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना के नाम से ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसने अंटार्कटिक में बहुत ए फाउंटेन ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स इरप्टिंग फ्रॉम द आइस, यानी बर्फ से एक एनर्जीज के फव्वारे को निकलता हुआ डिटेक्ट किया है। और इससे ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक प्रमाण हो सकता है एक अदर यूनिवर्स का, एक पैरेलल यूनिवर्स का एक प्रमाण हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं, इसको हम लोग पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो ये अनीता एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ये एक्चुअली क्या है कि अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनोज होते हैं, और वो जो है जब बर्फ पे, आइस में, खास करके जो बहुत डेंस आइस होती है उसमें से गुजरते हैं, तो एक रे बन जाती है, एक जो है सेकेंडरी एनर्जी पार्टिकल्स का एक फव्वारा टाइप बन जाता है। और वो जो फव्वारा बन जाता है, वो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो पार्ट में वो रेडियो पल्स के रूप में हमको दिखाई देता है। अब इसको समझने के लिए इसको हम लोग अस्कार्यान इफेक्ट कहते हैं। तो ये अस्कार्यान इफेक्ट क्या है और ये न्यूट्रिनोज क्या हैं और ये हाई एनर्जी, अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज कैसे कॉस्मिक रेस को व्यक्त करते हैं, ये हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले ये अनीता प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं कि ये समझा गया कि ये जो कॉस्मिक न्यूट्रिनोज हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेहतर है कि हम जो है वो अंटार्कटिका में अपने ये डिटेक्शन सेंटर्स बनाएं। और इसके लिए ये जो अनीता प्रोजेक्ट है, इसको ये तय किया गया, ये 2006-07 में लागू किया गया था कि हर 2 साल बाद हम लोग इसको इन्हेंस करेंगे। और इसके अंतर्गत क्या था कि 37,000 फुट की ऊंचाई पर हीलियम से भरे हुए गुब्बारों में हमको ये एंटीना, जो डिटेक्टर एंटीना थे, वो एक होता है तो एंटीनम कहते हैं और कई होते हैं तो एंटीना कहते हैं। तो ये जो एंटीना है इनको लगाया जाएगा और ये जो रेडियो पल्स हैं उनको डिटेक्ट करेंगे अगर इस प्रकार की कोई रेडियो पल्स हमको मिलती है वहाँ पर। अब क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि जो ये हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज होते हैं, ये किसी भी ऐसे जो बाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, खास करके डेंस बाई इलेक्ट्रिक मीडियम जैसे साल्ट है या आइस है, इसमें से जब होकर के ये गुजरता है और इसकी स्पीड जो है वो लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ से एक प्रकार का शावर बन जाता है। तो वो शावर ऑफ सेकेंडरी चार्ज पार्टिकल्स वो वहाँ उत्सर्जित होते हैं
और उनके उत्सर्जन से जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसका जो रेडियो पार्ट होता है, उसमें एक कोन ऑफ कोहेरेंट रेडिएशन रिफ्लेक्ट होने लगता है, यानी रेडियो पल्सेस हमको स्पेक्ट्रम में मिलने लगती हैं। यानी हम इस रेडियो स्पेक्ट्रम के माध्यम से रेडियो पल्सेस को देख करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर अल्ट्रा हाई एनर्जी के न्यूट्रिनोज वो बर्फ से होकर के गुजर रहे हैं, और इसको हम लोग कहते हैं स्कारन इफेक्ट। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए 2006-07 में सबसे पहले अनीता 1 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद 2008 में ये अनीता 2 आया। फिर 2014 में फंड की कमी के बाद कारण 2010 में ये नहीं हो पाया था, 2010 की बजाय ये 2014 में आया। तो अनीता 3 जो है ये 2014 में लॉन्च किया गया, और फिर ये दिसंबर 2016 में ये अनीता 4 के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया था, और इसमें वही 37,000 फुट की ऊंचाई पर हीलियम के गुब्बारे, और उस हीलियम के गुब्बारे में वो एंटीना फिट किए जाते हैं ताकि जो है हम इस रेडियो पल्स को डिटेक्ट कर सकें। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ये न्यूट्रिनोज क्या होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सभी प्रकार के पदार्थ वो एटम्स से बने हैं, और एटम्स में हमको मालूम है कि एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बने हुए हैं। अब यहाँ तक तो सब कोई जानता है, इसके आगे थोड़ा सा हम लोगों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम लोग क्वार्क्स कहते हैं। ये एक्चुअली एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इनकी लाइफ बहुत बहुत छोटी सी होती है, और बहुत अल्प समय के लिए ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, और इस प्रकार से जुड़ करके हेड्रॉन्स को जन्म देते हैं, और यही हमारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हेड्रॉन ही कहलाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे हेड्रॉन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो क्वार्क्स होते हैं ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और इंटरैक्ट करके अगर ये ऑड नंबर्स में मिलते हैं तो ऑड नंबर पे मिलने पर इनको हम लोग बैरियॉन्स कहते हैं, और अगर ये इवन नंबर्स में मिलते हैं तो फिर हम इनको मेसॉन्स कहते हैं। अब क्या है कि जैसे बैरियॉन्स हैं, बैरियॉन्स का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये थोड़ा अधिक स्थायी होते हैं, अर्थात जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन सैकड़ों साल तक रह सकता है, न्यूट्रॉन कम से कम 111 सेकंड की उसकी अर्धायु होती है। ये जो मेसॉन्स होते हैं इनकी अल्पायु, ये अर्धायु बहुत कम होती है, हाफ लाइफ ये इनकी काफ़ी कम होती है। अब इसमें जैसे हम लोग जानते हैं कि हिग्स बोसान जो है ये आपके मेसॉन का सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा जैसे पियॉन्स हैं, तो पियॉन्स भी इसका एक उदाहरण है मेसॉन्स का, जहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो क्वार्क्स हैं वो इवन नंबर में मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारे क्वार्क्स होते हैं ये हेड्रॉन्स को जन्म देते हैं। अच्छा, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स में क्या अंतर होता है? लेप्टॉन्स और क्वार्क्स में ये अंतर होता है कि जो हमारे क्वार्क्स हैं उनमें जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में नहीं होता है, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, और जबकि जो हमारे लेप्टॉन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके मल्टीपल में ही चार्ज होता है। ये हमारे लेप्टॉन्स और क्वार्क्स में अंतर होता है। और दूसरा ये है कि क्वार्क्स और लेप्टॉन्स इनमें वेट होता है, यानी मास होता है, तो ये मास भी होता है, चार्ज भी होता है। अब हमारे न्यूट्रिनोज क्या हैं? न्यूट्रिनोज एक्चुअली जो है वो बिल्कुल बहुत बहुत टाइनी मास होता है, उनमें बहुत कम मास होता है, और चार्ज बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए इनको न्यूट्रिनो कहते हैं, क्योंकि इनमें चार्ज नहीं होता। यानी ये ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जिनमें बहुत 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 कम मास होता है और जिनमें चार्ज जीरो होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्वार्क्स से अलग होते हैं, लेप्टॉन से अलग होते हैं। तो ये पार्टिकल ना तो क्वार्क्स हैं और ना ही लेप्टॉन्स हैं, क्योंकि इनमें चार्ज नहीं होता है और इनका मास अपेक्षाकृत बहुत 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 कम होता है। तो एक चीज़ तो ये हम लोगों ने देखी। अच्छा, क्योंकि इनका मास काफ़ी कम होता है
और ये मैटर से, किसी भी मैटर से बहुत वीक फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत क्षीण शक्ति के साथ जो है वो बल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस वजह से कोई भी मैटर प्रैक्टिकली इनके लिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, यानी ये जहाँ भी उत्पन्न होते हैं वहाँ से ले करके और पूरे सूर्य को ये पार कर जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसी तरह पृथ्वी के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ये पार कर जाते हैं, कोई भी चीज़ इनके लिए इनको रोक नहीं सकती है। ये ट्रांसपेरेंट, सारे मैटर इनके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं प्रैक्टिकली। तो अच्छा, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? जो न्यूट्रिनोस होते हैं उनको हम लोग देखते हैं कि जैसे सूर्य है या अन्य तारे हैं, तो इनमें लगातार हाइड्रोजन में फ्यूज़न होता रहता है और उस फ्यूज़न के द्वारा लगातार फ्यूज़न से हीलियम गैस बनती रहती है। तो इस फ्यूज़न के द्वारा ये जो एक नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, इसके द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी मात्रा में न्यूट्रिनोज बनते हैं, चाहे वो तारे हों चाहे सूर्य हों, उनके कोर में हमेशा ये क्रिया चलती रहती है। एक सेकेंड में सूर्य द्वारा 200 ट्रिलियन 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 न्यूट्रिनोज का जन्म होता है, यानी 2 के आगे हम लोग 29 जीरो लगा देंगे। तो 2 के आगे 29 जीरो लगाएंगे, इतने न्यूट्रिनोज एक सेकंड में सूर्य द्वारा उत्सर्जित होते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं? दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि सुपरनोवा है, तो सुपरनोवा के एक विस्फोट में सूर्य की जो टोटल लाइफ टाइम है 10 बिलियन ईयर्स, तो 10 बिलियन ईयर्स में उसके द्वारा जितने न्यूट्रिनोज उत्सर्जित किए जाते हैं उतना उससे 1000 गुना सुपरनोवा के द्वारा एक क्षण में कर दिए जाते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1000 टाइम्स, तो ये प्रकृति में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कण है। सबसे ज़्यादा प्रकृति में फोटॉन पाया जाता है, यानी पूरे यूनिवर्स, या आप उसको हम मल्टीवर्स कह सकते हैं। तो जो भी अपना यूनिवर्स या मल्टीवर्स है उसमें जो सबसे अधिक कण पाए जाते हैं वो फोटॉन के पाए जाते हैं, और सेकंड नंबर पर हमारा न्यूट्रिनोज आते हैं। तो हमने देखा कि ये सूर्य के द्वारा या तारों के द्वारा जो फ्यूज़न की क्रिया होती है उससे उत्पन्न होते हैं। दूसरा क्या है कि प्राकृतिक रूप से जो रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा, जैसे पिच ब्लेंड है, ये नेचुरली जो है लगातार रेडियो एक्टिविटी की क्रिया करता रहता है, तो उसके द्वारा हमारे न्यूट्रिनोज उत्पन्न होते रहते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है कि जो हमारे रेलिक न्यूट्रिनोज हैं, यानी जब बिग बैंग हुआ था तो उस बिग बैंग के समय बहुत सारा जो पूरा सृष्टि की उत्पत्ति हुई वो यही न्यूट्रिनोज, मैटर, एंटी मैटर, पार्टिकल, एंटी पार्टिकल, तो अभी भी उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिनोज जो बचे हैं वो हमारे रेलिक न्यूट्रिनोज कहलाते हैं। इसी तरह जो कॉस्मिक रेज होती हैं, वो कॉस्मिक रेज जब हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं तो न्यूट्रिनोज होते हैं। इन्हीं को डिटेक्ट करने के लिए हमने जो है वो अनीता एक्सपेरिमेंट किया है। तो इस तरह से ये हमारे उत्पन्न होते हैं। तो अच्छा, ये जो हमारा अपना शरीर है, बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूट्रिनोज प्रति सेकंड हमारे शरीर से इस पार से उस पार जाते रहते हैं, और क्योंकि ये पूरी तरह से हमारा शरीर इनके लिए ट्रांसपेरेंट होता है तो हम कभी भी इनको अनुभव नहीं करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये न्यूट्रिनोज होते हैं, और इन्हीं को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आस्कार्यान इफेक्ट के द्वारा ये बर्फ़ में जब सूर्य के प्रकाश की गति से इस गति से चलते हैं तो फिर वहाँ पर ये एक अपना पल्स, रेडियो पल्सेस क्रिएट करते हैं, और उन रेडियो पल्सेस के क्रिएट करने से जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को डिटेक्ट करने के लिए हमने वहाँ पर बहुत सारे एंटीना लगाए हैं, और ये जो एंटीना होते हैं ये हमको वहाँ पर ये बताते हैं कि ये कॉस्मिक रेज उनसे इंटरेक्ट करके ये न्यूट्रिनोज उत्पन्न हुए हैं, और ये न्यूट्रिनोज की यहाँ पर बहुलता है। इसीलिए हमने ये कहा कि इसके द्वारा हम लोगों को मल्टीपल यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा,
तो ये हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमारे ऊपर इन चीज़ों का असर पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारी एक समझौता है, और उस बांग्लादेश के साथ जो हमारा समझौता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड ट्रांजिट, वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। तो ये जो हमारा वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड का समझौता है, ये अभी इसमें जो 8 रूट थे उनको बढ़ा करके 10 रूट कर दिए गए हैं, और इसके अलावा जो शेष 8 रूट हैं उनमें भी कुछ विस्तार किया गया है। पहले हमारे पास केवल 6 पोर्ट ऑफ कॉल थे, और अब 5 और बढ़ा दिए गए हैं, तो 11 पोर्ट ऑफ कॉल हो गए हैं। इसके अलावा 2 एक्सटेंडेड पोर्ट ऑफ कॉल हो गए हैं, यानी जिनको विस्तरित किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रूट्स हमारे 8 से बढ़कर के 10 हो गए, जो हमारे पोर्ट ऑफ कॉल थे वो 6 से बढ़कर 11 हो गए, और इसके अलावा 2 एक्सटेंडेड पोर्ट ऑफ कॉल दोनों देशों को बढ़ा दिए गए। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, ये समझौता क्या था और ये कब से लागू है और इसको हम लोग कैसे करते हैं। ये एक्चुअली जैसे ही आपका 18 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ, तो 1972 में ही हमने ये बांग्लादेश के साथ भारत का एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत जो बांग्लादेश के अंदर जल मार्ग हैं, उन जल मार्गों का उपयोग भारत द्वारा और बांग्लादेश द्वारा एक दूसरे की सहमति से किया जाता है, और इसके लिए 8 जल मार्ग अभी तक चिन्हित किए गए थे। अब ये 20 मई 2020 को ये 8 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। तो एक्चुअली एक इंस्टीट्यूशनल इसको बेस दे दिया गया था, और इसके लिए जो है एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी गई है, और इसके अलावा जो सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हैं वो लगातार चलती रहती हैं। और 2015 में जब हमने इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया था, तो उसी समय ये तय कर लिया गया था कि अब इसको आगे बढ़ाने के लिए कोई किसी समझौते की आवश्यकता नहीं होगी, ये अपने आप हर 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और उसी के अंतर्गत अभी 2020 में हमने एक एटेंडम इसमें और जोड़ा है, और वो परिशिष्ट जोड़ करके हमने इसमें मार्गों की संख्या बढ़ा दी है। तो अब इसमें कौन कौन से ऐसे मार्ग हैं जिनको बढ़ाया गया है, उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है सोनामुरा और दाऊदखंडी, इस मार्ग को जोड़ा गया है। ये 9वां रूट और 10वां रूट कहलाएगा। ये स्ट्रेच ऑफ गोमती रिवर है, वहाँ भी गोमती रिवर होती है। अपने लखनऊ में जो गोमती रिवर है वो अलग है, और जो बांग्लादेश की गोमती है वो अलग है। तो वो 93 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, और ये रूट नंबर 1 से लेके 8 तक को जोड़ेगा, और बाकी जो है ये त्रिपुरा को जोड़ रहा है बांग्लादेश के मुख्य व्यापार मार्गों से। और दूसरा ये है कि जो राजशाही दुलियन राजशाही मार्ग था उसको विस्तार दिया गया है। कोलकाता शिलहट कोलकाता, इसको विस्तार दिया गया है। कोलकाता करीमगंज कोलकाता मार्ग को विस्तार दिया गया है, और करीमगंज सिलगट और करीमगंज रूट को विस्तार दिया गया है। तो इस तरह से ये 4 रूट्स को विस्तार दिया गया है, और ये जो सोनामुरा और दाऊदखंडी मार्ग है ये नया चालू किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो 5 पोर्ट ऑफ कॉल क्या होते हैं? जहां पर आप माल को उतार सकते हैं, यहाँ या जहां से आप माल को लाद सकते हैं, तो उनको हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। तो जो 5 नए बढ़ाए गए हैं वो बांग्लादेश में कौन कौन से बढ़ाए गए हैं? वो बहादुराबाद में बढ़ाया गया है, राजशाही में बढ़ाया गया है, सुल्तानगंज, चिलमारू और दाऊदखंडी। ये बांग्लादेश में 5 पोर्ट ऑफ कॉल नए बनाए गए हैं। और इधर जो आपका इंडिया है, तो इंडिया में धुलियन, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा, और सबसे बड़ी बात जोगी गुफा। जोगी गुफा का इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया है। तो आसाम का ये जो जोगी गुफा है, हम लोग जानते हैं कि हमारा अधिकांश जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है आसाम का वो जोगी गुफा से संचालित होता है। तो जोगी गुफा में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया गया है, और वहाँ तक
ये बांग्लादेश का विस्तार किया गया, बांग्लादेश के जल मार्ग का विस्तार किया गया। अच्छा, जो 2 एक्सटेंडेड पोर्ट भारत में बनाए गए हैं वो त्रिवेणी और बदरपुर, इनको एक्सटेंडेड पोर्ट के रूप में मान्यता दी गई है। और उधर बांग्लादेश में घोड़ासाल और मुख्तारपुर, ये 2 एक्सटेंडेड पोर्ट बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जिनमें पानी की कमी के कारण, गहराई कम होने के कारण शिप्स का, जहाज़ों का चलना कठिन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सैलो ड्राफ्ट मैकेनाइज्ड शिप्स होते हैं उनको चलाना होता है। तो ये तय किया गया है कि चितमारी, ये बांग्लादेश में है, से लेके और दुवारी जो भारत में है, इसके बीच ये सैलो ड्राफ्ट मैकेनाइज्ड शिप्स चलाए जाएंगे। अच्छा, अब इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ, ये जो पूरा विस्तार किया गया है, इससे लाभ ये होगा कि एक तो भूटान के लिए अपना माल बांग्लादेश निर्यात करना सरल होगा, और दूसरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं और जो इधर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इनके लिए बांग्लादेश तक सामान पहुंचाना सरल होगा। हमारे यहाँ से मुख्य रूप से स्टोन चिप्स जाते हैं, फ्लाई ऐश जाता है, तो फ्लाई ऐश और स्टोन चिप्स बांग्लादेश की मार्केट में पहुंचाना हमारे लिए सरल हो जाएगा, और इसी तरह भूटान के लिए ये बेहद सरल हो जाएगा। जो कोई भी ये नोट्स PDF के फॉर्म में भी चाहते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो उस फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो मेल एड्रेस से संपर्क कर सकते हैं, या हमें फ़ोन करके वो ये जो भी हम बता रहे हैं इसके लिए PDF में क्लास नोट्स ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि जो वहाँ से संबंधित था, बांग्लादेश से जो हमारा प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1972 में, और उसके संदर्भ में जो हमने अटेंडम जोड़े हैं वो उनसे संबंधित विषय था। अब हम लोग देखते हैं कि जो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अभी पश्चिमी घाट के दक्षिणी सिरे में 3 नई पौधों की प्रजातियां, पादप प्रजातियां, वो खोजी गई हैं और उनको इनलिस्टेड किया गया है। तो हम लोग उन तीनों प्रजातियों के बारे में देखेंगे। अच्छा, जब भी किसी इस प्रकार की नई खोज के बारे में हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, तीसरी चीज़ ये देखते हैं कि उसका वास स्थल क्या है, अर्थात वो कहाँ पाई गई है, और फिर हम लोग उसकी 2-4 विशेषताएं देखते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई गई हैं, किस फैमिली को बिलोंग करती हैं, उनका वास स्थल क्या है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोनियोथैलमस सेरेसियस। तो गोनियोथैलमस सेरेसियस ये जो पाया गया है, ये फैमिली है इसकी अनानोसिया फैमिली ऑफ कस्टर्ड एप्पल। जो कस्टर्ड एप्पल की एक फैमिली होती है अनानोसिया, उससे ये संबंधित है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये एक्चुअली कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको देखा गया है, और ये 1400 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी समुद्र तल से 1400 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर ये कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये हमने इसको ट्रेस किया है। दूसरी चीज़ क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो पत्तियां हैं वो हरे और पीले कलर की हैं, और इसमें गोल्डन कलर के फ्रूट्स लगते हैं, यानी इसके जो फल हैं वो सुनहरे कलर के हैं। ये पहली प्रजाति जो हम लोगों ने देखी, गोनियोथैलमस सीरेसियस। अब जो दूसरी प्रजाति है, पादप प्रजाति, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेमिसिलोन नर्वोसम। तो मेमिसिलोन नर्वोसम का क्या विशेषता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैमिली कौन सी है, तो इसकी फैमिली है मेलास्टोमोसी, या इसको वहाँ की स्थानीय भाषाओं में कहा जाता है कायाम्बू या कासाबू। तो अब ये कहाँ पाया जाता है? ये कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, और ये जो है 700 से 900 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जैसे हमने देखा था कि जो गोनियोथैलमस सेरेसियस था वो भी कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही था, लेकिन वो 1400 मीटर की ऊंचाई पर था, और ये 700 से 900 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है।
इसकी क्या विशेषता है? इसमें ब्लू फ्लावर्स होते हैं जो पर्पलिश होते हैं, मतलब कि बैंगनी कलर के, नीले कलर की लौछार लिए हुए जो फूल होते हैं वो होते हैं, और इसमें जो फल लगता है वो पर्पलिश रेड फ्रूट होता है। तो ये इसकी विशेषता थी। तीसरी जो प्रजाति है वो है यूजेनिया सेफिरोकॉर्पा। तो यूजेनिया सेफिरोकॉर्पा ये तीसरा प्रजाति है, और इसकी फैमिली है माइट्रेसिया या रोज एप्पल। ये रोज एप्पल फैमिली का है, इसको हम लोग माइट्रेसिया भी कहते हैं, और ये पाया गया है कक्कायम एरिया ऑफ द मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके कक्कायम एरिया में इसको पाया गया है, और इसमें जो है येलो कलर के फ्रूट्स लगते हैं, यानी फल इसके जो है पीले कलर के होते हैं, और ये खाने लायक होते हैं, इनको खाया जा सकता है, ये स्वादिष्ट भी होते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रजातियां हैं। हमने बताया कि इनका सबसे पहले हम लोगों को जो नाम होता है, जो भी बायोलॉजिकल नाम है वो हम लोगों को याद करना होता है। दूसरा, ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तीसरा, ये कहाँ पाए जाते हैं। और चौथी, इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। नोट्स के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो ये है कि जो लोकसभा, आपको याद होगा कि मार्च में लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ने जो है वो मिनरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 इसको पास किया था। पहले ये एक्चुअली एक वो आया था, अध्यादेश आया था, और फिर उस अध्यादेश मिनरल लॉज अमेंडमेंट के बाद जो है ये बिल हमारा मार्च में पास हुआ। तो इस ऑर्डिनेंस को पहले पास किया गया था, लेकिन ये जो हमारा बिल है ये 2020 के मार्च में पास किया गया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस पर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए और अब ये एक्ट बन गया। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किस किस चीज़ में सुधार हुआ है और क्या क्या सुधार हुआ है, इस पर हम लोग निगाह डालेंगे। अच्छा, ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, इसमें इसके द्वारा सुधार किया गया है। और दूसरा ये है कि कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015, ये कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, जब वो एक कोयला स्कैम हुआ था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ निर्देश दिए गए थे, उनके आधार पे ये पास किया गया था। इसमें भी संशोधन किया गया है। तो क्या क्या संशोधन हुए हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला संशोधन तो ये किया गया है कि हम लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार की कोयला खदानें होती थी, जिनको हम लोग शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। तो जो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 की जो कोयला खदानें थी, उनकी विशेषता ये थी कि उनका जो एंड यूज़ था, उनसे जो निकलने वाला कोयला था, उसको या तो हम पावर सेक्टर में यूज़ कर सकते थे या हम स्टील प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते थे। तो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 का जो कोयले का एंड यूज़ था वो पावर सेक्टर या स्टील सेक्टर के लिए था। इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब उनका उपयोग किसी भी एंड यूज़ के लिए किया जा सकता है, किसी भी मद में किया जा सकता है। तो ये पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन ये है कि अभी तक कोयले की खान के लिए जो बिडर्स होते थे, उनके लिए भारत में कोयले की खदान का कार्य किए जाने का पूर्व अनुभव आवश्यक था। यानी जिसने भारत में कोयले की खदान चलाई है वही केवल बिडिंग कर सकता था। तो इस प्रकार से एक ये वंशानुगत मोनोपॉली बन गई थी कि जिन लोगों ने पहले काम किया है वही लोग आगे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, इस पूर्व अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है। तीसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका प्रोस्पेक्टिंग था और माइनिंग था, इन दोनों के लिए अलग अलग लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि संभावनाएं देखना कि कोयला कहाँ पर निकल सकता है, तो इसके लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। और जो प्रोक्योरमेंट ऑफ कोल है, यानी खनन कार्य है, तो कोयले के खनन कार्य के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था। अब दोनों के लिए एक ही लाइसेंस पर्याप्त होगा, और यदि किसी व्यक्ति के पास एक लाइसेंस है तो वो पर्याप्त माना जाएगा। अच्छा, एडवांस एक्शन की अनुमति दे दी गई है। एडवांस एक्शन फॉर ऑक्शन का अर्थ क्या है
कि पहले जैसे कोई खान का कार्यकाल खत्म हो रहा है दिसंबर में, तो जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता था और वो कार्य समाप्त कर देता था, उसके बाद ही पुनः उसका नीलामी होती थी, ऑक्शन होता था। अब ये कर दिया गया है कि पहले से ही, जैसे दिसंबर में ख़त्म होना है तो आप उसका जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही कार्रवाई चालू कर सकते हैं और उसकी पूरी कार्रवाई, नई नीलामी की कार्रवाई पहले ही समाप्त करके रख सकते हैं, ताकि वो खान एक भी दिन के लिए बंद ना हो। इसके अलावा राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर कोयले का खनन कार्य चालू कराना है या ऑक्शन करना है तो उसके लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती थी। इस प्राविधान को हटा दिया गया है और अब राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है। अच्छा, जब भी कोई खनन कार्य चालू किया जाता है तो उसमें बहुत सारे स्टैट्यूटरी परमिशंस, जो विधिक अनुमति होती हैं, वो लेनी होती हैं। जैसे पर्यावरण से संबंधित है, फायर सेफ्टी से संबंधित है, वर्कर्स वेलफेयर से संबंधित है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी अनुमतियां लेनी होती हैं, जिन अनुमतियों को लेने के उपरांत ही काम चालू किया जा सकता था। अब ये परिवर्तन कर दिया गया है कि जो पहले की अनुमति है, यानी जो पहले खनन कार्य के लिए पिछली फर्म को अनुमति मिली थी पिछले ऑक्शन में, उसको कंटिन्यू किया जा सकता है नेक्स्ट ऑक्शन के लिए भी। अर्थात पर्यावरण की जो मंजूरी है वो, क्योंकि पहले वाली खनन को भी मिली थी, खनन कार्य के लिए मिली थी, तो उसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है और कार्य को नहीं रोका जाएगा। 2 साल के लिए वो एक्सटेंड हो जाएगी। यद्यपि जो नई फर्म है और जो नया खनन कार्य उसने चालू किया है, उसके लिए उसको लेना पड़ेगा एक अनुमति फिर से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सुविधाजनक व्यवस्था हो गई है। तो अब ये हमारी इससे खनन कार्य से संबंधित जो विषय था, उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गए हैं और जो हमारे लिए निश्चित रूप से मेंस के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, उनके संदर्भ में हम लोगों ने इसको देखा। अब खेल से हम लोग संबंधित कुछ चीज़ों पर निगाह डालेंगे। तो जापान की जो टेनिस खिलाड़ी हैं और निश्चित रूप से नाओमी ओसाका, उनको जो है इस वर्ष का फीमेल खिलाड़ी के रूप में सबसे अधिक धन कमाने वाली फीमेल खिलाड़ी का खिताब प्राप्त हुआ है। पिछले 12 महीनों में उन्होंने 37.4 मिलियन यूएस डॉलर अर्न किया है और उन्होंने जो है सेरेना विलियम्स को भी पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 पर पहुंच गई। सेरेना विलियम्स ने 23 बार यूएस चैंपियनशिप जीती थी और उनको हरा करके इस बार हमारी नाओमी ओसाका ने यूएस चैंपियनशिप जीती है। तो ये ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है और ग्रैंड स्लैम मतलब होता है कि जो चारों जो वर्ल्ड लेवल की बड़ी चैंपियनशिप हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है और प्लस यूएस ओपन है, तो इन चारों को जो एक ही साल में जीत लेता है उसको हम लोग कहते हैं कि उसने इस वर्ष का ग्रैंड स्लैम विजेता है वो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉन बज ने 1938 में सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीता था और फिर 1953 में मॉरिन कॉनली, ये सैन डिएगो की थी और ये फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने जो है वो ग्रैंड स्लैम यानी चारों चैंपियनशिप जीती थी एक ही साल में। तो ये हमारे टेनिस के कुछ लोग थे। इधर ये 22 मई को ही एशले कूपर का निधन हो गया है और एशले कूपर जो है, इनको 1991 में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था और इन्होंने 1957 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था टेनिस का और फिर 1957 में ही इन्होंने डेविस कप जीता था। इनके मतलब इनके नेतृत्व में, इनकी कैप्टेंसी में ऑस्ट्रेलिया ने डेविस कप जीता था 1957 में और फिर 1958 में इन्होंने विंबलडन भी जीता, यूएस ओपन भी जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता। तो ये अभी 22 मई 2020 को इनका निधन हो गया है और अब ये इस संसार में नहीं रहे। खेल से ही संबंधित एक बात यह है कि मिजोरम में सरकार ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है और ये मांग लगातार खेल विभाग द्वारा मिजोरम में की जा रही थी।
मिजोरम के लोग बहुत खेल प्रेमी हैं और निश्चित रूप से फुटबॉल में तो उनका एक विशेष स्थान है, जहां पर पूरे भारत के लिए एक तरह से पूल का काम करता है मिजोरम। और वहां से सारे खिलाड़ी, सारे टीम्स में, भारत में खेलने वाली अधिकांश टीमों में मिजोरम के खिलाड़ी पाए जाते हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है मिजो नेशनल फ्रंट की, जोरामथांगा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने ये घोषणा की कि खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ ये होता है कि अब उद्योग को सब्सिडी भी मिल सकती है, प्लस लोन भी मिल सकते हैं, प्लस इसको जो है इससे रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ाने के लिए तमाम तरह की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनका लाभ इनको मिल सकता है। फिक्की ने, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ऑफ इंडिया है, तो उसने जो है ये कहा है कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से हमारी तरफ से अधिक सपोर्ट प्राप्त होगा। तो ये हम देखते हैं कि फिक्की के द्वारा ये घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर खेल को उद्योग के रूप में उद्योग परिसंघ द्वारा सहायता प्राप्त होती है तो उससे निश्चित रूप से मिजोरम में युवाओं को रोजगार के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये हम लोगों ने मिजोरम के संदर्भ में देखा। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जिनको हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड बैंक, उसमें जो है हमारे जो डेविड मालपास हैं, उसके अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये घोषणा की गई है कि कार्मेन राइनहार्ट वो 15 जून से नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगी और उनको जो है वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। तो ये जो हमारी कार्मेन राइनहार्ट हैं, ये वर्तमान समय में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र हैं और डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो IMF है और ये जो वर्ल्ड बैंक है, दोनों को मिलाकर हम लोग ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस क्यों क्या कहते हैं? क्योंकि 1948 में दोनों का जन्म एक साथ हुआ था, ब्रेटन वुड्स में ही हुआ था, और मार्शल प्लान को लागू करने के लिए विशेष रूप से ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 1960s में ये मेकोंग वैली के लिए इसको जो है फाइनेंस करने की जिम्मेदारी दी गई। फिर भारत में जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें इसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और इस तरह से ये विकासशील देशों के लिए कार्य करने में काफ़ी अग्रणी बैंक रहा है। और यूरोप का तो पुनर्निर्माण ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुआ। तो जो विश्व के प्रमुख आर्थिक ढांचा है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक दिलचस्प चीज़ है कि हमेशा इसका अध्यक्ष अमेरिकन नागरिक ही होता है। ये अभी तक एक प्रकार की अलिखित परंपरा चली आ रही है। अच्छा, ये जो हमारी कार्मेन राइनहार्ट हैं, इनको जो है किंग जुआन कार्लोस प्राइज़ भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में, और इसके अलावा इनको एडम स्मिथ अवार्ड भी NABA का मिला है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं, उसमें ये है कि जो US की सीनेट है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीनेट है, वहाँ पर एक सीनेटर हैं जॉन कैनेडी एंड क्रिस वॉन हेलन। तो क्रिस वॉन हेलन ने और जॉन कैनेडी ने एक बिल प्रस्तुत किया था, उसको वहाँ की सीनेट ने पास कर दिया है। और इस बिल के अनुसार जो अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी का पालन नहीं करती हैं, ऐसी फर्में, उनको अमेरिका में जो शेयर मार्केट है वहाँ पर इनलिस्टेड नहीं किया जाएगा। तो उन पे शेयर मार्केट में इनलिस्टिंग पे प्रतिबंध लगेगा, जिसकी वजह से करीब करीब 800 चाइनीज़ फर्में इसके द्वारा प्रभावित होंगी। यानी बड़ी संख्या में चाइनीज़ फर्में जो इंटरनेशनल अकाउंटेंसी नॉर्म्स का पालन नहीं करती हैं, उनको जो है मार्केट में, ट्रेडिंग मार्केट में, फाइनेंस मार्केट में इनलिस्टिंग के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा इस बिल के द्वारा। और ये बिल पास हो गया है, सीनेट द्वारा पास कर दिया गया है। तो इसका प्रभाव चीन के ऊपर पड़ेगा। चीन के लिए
जो वित्त पोषण था अमेरिका के माध्यम से, तो अमेरिकन बाजार के माध्यम से वित्त पोषण पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इधर हम क्या देखते हैं कि केयर रेटिंग्स एक संस्था है, तो केयर रेटिंग्स ने ये अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो 8.9% गिर जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इस वर्ष हम कम जो क्रूड ऑयल है जिससे हमारा पेट्रोलियम उत्पाद बनते हैं वो हम कम मंगाएंगे, क्योंकि भारत में पेट्रोल की मांग घट गई है कोविड-19 की स्थितियों के कारण। और क्योंकि हम अपनी जो टोटल कंजम्पशन है क्रूड ऑयल का उसका 85% बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो इस इंपोर्ट पे प्रभाव पड़ेगा और हम 8.9% इस बार क्रूड ऑयल बाहर से कम मंगाएंगे। तो ये हमारा आज के विषय थे, और अब हम लोग जो है फिर कल पुनः उपस्थित होंगे। कल संडे है तो कल नहीं, उसके बाद ईद है, ईद को भी नहीं, ईद के अगले दिन फिर से हम लोग मिलेंगे। तो तब तक हम लोग विश्राम करते हैं। जिसको भी ये जो हम लोगों की क्लास है इसके नोट्स चाहिए हों तो वो PDF नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, मेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, या वही व्हाट्सएप का नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेल डाल सकते हैं। तो ये पूरे जो क्लास नोट्स हैं PDF फॉर्मेट में ये आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।